आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। जी हां, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू कैंपस में टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया है। सोमवार 5 जनवरी की रात जेएनयू कैंपस में एक बार फिर से वही पुराना गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। साबरमती हॉस्टल के बाहर, जो कि जाना माना हॉस्टल है, उसके बाहर भारी हंगामा हुआ। जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। कैंपस में न्याय दो और रिहाई दो के नारे गूंजते रहे। ये नारे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लग रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बांद उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कहीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ उकसाऊ बातें की, नारे लगाए। वीडियो में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर जेएनयू विश्वविद्यालय की तरफ से सफाई जरूर आई। उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही गई, कैंपस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत है, इलीगल है। बीजेपी का दावा है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद, शर्जिल इमाम के समर्थन में हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रचार और प्रसार है। वहीं कांग्रेस कहती है यह गुस्सा निकालने, जाहिर करने का तरीका है। बड़ा सवाल, क्या जेएनयू कैंपस नक्सली और आतंकी समर्थकों का गढ़ बन गया है? दिल्ली दंगों के आरोपियों पर जेएनयू कैंपस के छात्रों को इतनी दया क्यों आती है? बड़ा सवाल यह भी कि राष्ट्र प्रथम या आतंकवादी और उनकी नीतियां। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए, फिर हम प्रश्नकाल की शुरुआत करेंगे। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ये बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इनकी छटपटाहट है। जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया, और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। यह दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर असामाजिक तत्व, देशद्रोही ताकतें भारत का अपमान कर रही हैं, भारत की संस्कृति का अपमान कर रही हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जिस तरह बेहुदा नारे लगाए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह दिल्ली दंगे पर वर्डिक्ट आया, उसको लेकर जिस तरह का हंगामा बर्पा किया जेएनयू के अंदर, ये अर्बन नक्सल है। जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं अर्बन नक्सलियों द्वारा, ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है। क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट की आड़ में अर्बन नक्सल्स मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए, उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? मैं तो स्पष्ट तौर पर एक बात कहूं कि हम सब आहत हुए थे, और मैंने कहा भी, लिखा भी, कई अखबारों ने कैरी किया कि एक दो चीजें जो बहुत ट्रबलिंग हैं।
आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। उनके लिए मैं समझता हूँ ये अद्भुत 2 उदाहरण हैं। स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नासमझ हैं, उनको समझ नहीं है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री क्योंकि एक ओहदे पे हैं, एक पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र के जो नासमझ हैं, जो जेएनयू का हवाला दे रहे हैं, अनपढ़ गंवार टाइप के, जो जिस तरह का भाषा का शैली का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का भाषा का शैली का प्रयोग ना करें। तो ये कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है जो जेएनयू में पढ़ाई करने के बजाय बाकी सब कुछ कर रही है? सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर हो चुका, अब प्रश्नकाल के सवाल का दौर। जी हां, प्रश्नकाल के वो सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या जेएनयू में आतंकी और नक्सली समर्थक पढ़ने के लिए चले आए हैं? क्या पढ़ाई बहाना है? सरकार देश पर और संप्रभुता पर निशाना है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, आतंकियों के खिलाफ गुस्सा और प्रदर्शन क्यों है? एक आतंकवादी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो स्टूडेंट को इससे क्या मतलब है? पढ़ाई पर ध्यान रखिए साहब। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के पीछे किसका हित है? यह कौन है जो हित साध रहा है, देश के राष्ट्राध्यक्ष पर टिप्पणी कर रहा है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये कौन सी गैंग है जो वक्त वक्त पर जेएनयू में एक्टिव हो जाती है? कौन इन्हें इकट्ठा करता है, कौन जमा करता है, कौन इनको रसद और खाद मुहैया करा रहा है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धार्मिक रंग जानबूझकर दिया जा रहा है ताकि दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा किया जा सके? एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार प्रश्नकाल पर उस पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए संदीप वर्मा जी का, नेता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है संदीप वर्मा आपका प्रश्नकाल में। जावेद अंसारी साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी वेलकम टू द शो। आलोक पांडे मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप भी हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के नेता से करूंगा, संदीप वर्मा मेरे साथ हैं। संदीप, स्टूडेंट जाते हैं जेएनयू में पढ़ाई करने के लिए, सरकार इतनी उच्च कोटि की, इतनी महंगी पढ़ाई उनको औने पौने दामों पर मुहैया करा रही है। जेएनयू के कैंपस का खाना सस्ता, हॉस्टल सस्ता, किताबें सस्ती, और वहां पर जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए अगर सच में पैसा देना पड़े तो देश की जो टॉप मोस्ट पेड यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी उससे ज्यादा पैसा आपको जेएनयू में देना पड़ेगा। पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 आतंकवादी, 2 आरोपियों या 2 देश विरोधियों का अगर जमानत याचिका खारिज कर दी, कह दिया 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। आप छाती पीट रहे हैं। रात को 10 बजे आप कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, इससे क्या मिलेगा? किया था ना एक लोगों ने, पूरा करियर खराब हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई, क्या मिला करके वो? और जिस पार्टी में गए वहां भी कोई पूछ नहीं रहा उनको। संदीप वर्मा जी, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। और अमित जी, आपने जो जो बात कही बहुत ध्यान से मैंने सुनी, और ये है, अभी आप ये देखिए कि अभी तो सिर्फ नारे लगे हैं और कई पार्टी के नेता, या सीधा सीधा कहूं तो कांग्रेस के नेता उदित राज जी को अभी मैं सुन रहा था इस चैनल पे, मतलब सोच से भी परे है कि ये लोग किन के साथ हैं। इस देश की जनता ये अच्छे से समझती है कि कौन लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कौन लोग इस देश के विरोधी हैं, कौन लोग सीधे सीधे पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर, और आतंकी और आतंकवाद के साथ हैं। बड़ा हैरानी वाला प्रश्न है कि जो आपने मुझसे पूछा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की यदि कोई भी गतिविधि हो रही है, मैं तो कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के लिए ये बोला गया है सीधा सीधा। मैं कह रहा हूं किसी आम व्यक्ति के लिए या किसी पत्रकार के लिए, किसी नेता के लिए, किसी के लिए भी ये बोला जाए, किसी आम व्यक्ति के लिए बोला जाए, तो सरासर ये देशद्रोह में आता है, ये गुंडागर्दी में आता है। मगर कहीं ना कहीं यदि कार्रवाई होती है इन पे, तो आप ये देखिए, और उसका फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट करती है, जो इस देश की बहुत बड़ी अपने आप में एक संस्था है, उसके खिलाफ भी ये लोग जा रहे हैं। वहां से यदि ये फैसला आता है कि उनकी जमानत खारिज होगी, तो ये लोग देखिए, ये लोग कैसे उबाल ले रहे हैं इस चीज पे और किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। यदि इनके साथ कोई दिल्ली पुलिस या कोई शासन या प्रशासन या सरकार इनके खिलाफ यदि कुछ करती है, इन लोगों के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, तो सीधा सीधा ये आएगा कि भाजपा की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार कैसा जुल्म ढा रही है। और आप ये देखिए कि अभी भी इनकी जमानत को लेके या ये
इन लोगों ने जैसे नारे लगाए, जैसे इनके कृत थे, इन लोग ये जेल में हैं। तो अभी मैं सुन रहा था मनोज झा जी को, वो कह रहे हैं कि बड़े इनोसेंट लोग हैं, इन्हें आपने जेल में डाल दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये इस देश के हैं भी या नहीं है? मुझे अमित जी बड़ी हैरानी होती है। मैं आपके इस चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, और ये इस देश के हैं भी या नहीं है, या ये पाकिस्तान से आए हुए ऐसे लोग हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आप अपने देश को, आप अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने घर को यदि प्यार नहीं करते हैं, तो आपसे बुरा व्यक्ति इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यदि आप इस देश के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री, किसी का भी प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, यदि वो किसी और के भी होते, तो मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ा अपराध है। एक आम व्यक्ति के लिए भी आप कहते हो कि मैं तेरी कब्र खोद दूंगा या तेरी कब्र खुदेगी, तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा हत्या का प्रयास है। आप उस व्यक्ति की, या उस माननीय प्रधानमंत्री, उस देश के जो सेवक हैं, जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, जिस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सीधे से उनको ये चेतावनी दे रहे हैं, उनको पॉइंट टेकन। संदीप जी ये इस तरह कहना चाहते हैं कि हम ये कर देंगे। ठीक है, जावेद साहब भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जावेद साहब, मुझे एक बात बताइए, जब हिंदू नेता या हिंदू वाचक या हिंदू प्रवर्तक और जो भी सनातनी बाबा हैं अलग अलग प्रदेशों में बैठे हुए, जब वो बात करते हैं पॉलिटिकल, तो हम और आप ये कहते हैं और कांग्रेस कहती है कि बाबाओं का काम ज्ञान देना है, चेतना जगाना है, वो प्रीचिंग करें, वो वेद पुराणों के बारे में बात करें, वो पॉलिटिकल नैरेटिव में क्यों घुस रहे हैं, ये हम और आप कहते हैं। तो जेएनयू में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देश की पॉलिटिकल नैरेटिव में घुसने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अच्छा है बुरा है, सरकारें देख लेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करिए, सरकार आपको इतने उच्च कोटि की पढ़ाई, इतनी महंगी पढ़ाई औने पौने दाम पर मुहैया करा रही है, आप काबिल हैं, आपने वहां एंट्रेंस दिया तभी वहां आपका एडमिशन हुआ है, तो पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, दिल्ली दंगों को लेकर क्या वर्डिक्ट आ रहा है, मुझे लगता है एक स्टूडेंट का लुक आफ्टर ये नहीं है, ना तो होना चाहिए। और आपके नेता कहते हैं कि ये गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है, ये क्या तरीका है? आपसे क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हो रही है? ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की जगह पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन फिर संविधान ने इजाजत दी है कि वहां पे इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट क्यों बनते हैं, सेक्रेटरी क्यों बनते हैं, ट्रेजरर क्यों बनते हैं, ज्वाइंट। तो वो कॉलेज के लिए बनते हैं ना, वो देश चलाने के लिए नहीं बनते जावेद भाई, वो तो कॉलेज की मैनेजमेंट नैरेटिव्स के लिए ना। अब वहां का एक छात्र संघ का नेता प्रधानमंत्री के लिए ओथ तो नहीं ले लेगा ना, विधानसभा में तो नहीं बैठ सकता, लोकसभा में नहीं बैठ सकता, विधान परिषद में नहीं जा सकता, नगर निगम में नहीं जा सके, चुनाव में लड़ सकता। वो पॉलिटिक्स जो हो रही है वो स्टूडेंट कैंपस के लिए ना, वो देश के लिए ज्ञान बांटने के लिए थोड़ी हो रही है। तो निर्मला सीतारमण जी भी वहां की पढ़ी हुई है, आज वित्त मंत्री है, जयशंकर भी पढ़े हुए विदेश मंत्री है। तो ये स्टूडेंट अगर स्टूडेंट नहीं बोलेगा, छात्र नहीं बोलेगा किसी मुद्दे पे, उनका मत गलत हो सकता है, संविधान विरोधी हो सकता है, कानून के विरुद्ध हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि राजनीतिक बात ना करे, तो हमारे देश में सवाल कौन पूछेगा सरकार से? विपक्ष है ना, आप नहीं सवाल पूछने के लिए जावेद भाई, विपक्ष इतना मजबूत है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, इतने बड़े बड़े नेता हैं सदन में, वो बहुत काबिल है सवाल पूछने के लिए। हम तो सवाल पूछते हैं, लेकिन मोदी जी विदेश भाग जाते हैं जैसे सदन स्टार्ट होता है। हम तो सवाल डंके की चोट पे पूछते हैं, सड़क पे भी पूछते हैं, और असेंबली में भी पूछते हैं, और संसद में भी पूछते हैं, लेकिन जवाब कौन देता है? आपकी मैंने बहुत अच्छी रिपोर्ट देखी, विस्तृत रिपोर्ट आपने दिखाई, उसमें टुकड़े टुकड़े गए, क्या क्या बोला गया, बिल्कुल सही है। 2016 का केस था, यही दिल्ली पुलिस थी, यही अमित शाह थे, गृह मंत्री आज भी है ये। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस सेडिशन केस में क्या हुआ? किसी को सजा दिला पाए? टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, अर्बन नक्सल कहते हैं, मैंने सारी बात मान ली कि अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश विरोधी है, एंटी नेशनल है, किसी को सजा हुई? नहीं हुई। तो क्या कर रही दिल्ली पुलिस, और किसके अधीन है ये हमारे गृह मंत्री के अधीन है। और रही सुरक्षा की बात, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, नेता विपक्ष है, वो देश के अनमोल रतन होते हैं, देश को चलाते हैं, उनके बारे में कोई भी अपशब्द कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी पे 500 करोड़ रुपया एक साल में खर्च होता है, यानी एक घंटे में 4,90,000 रुपया खर्च होता है। तो उनको एक नारा कमजोर नहीं कर सकता। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कोई चलता फिरता राहगीर नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। और दूसरी बात ये मैं कह दूं, आपकी रिपोर्ट में आपने कहा कि आतंकवादी है, ये है, बिल्कुल हो सकता है आतंकवादी, लेकिन अभी आरोपी है। प्रज्ञा ठाकुर भी आरोपी थी, जेल में थी मालेगांव ब्लास्ट के केस में, उसको इन्होंने सांसद बना दिया था। आज बलात्कारियों को 15 बार पैरोल दी गई 8 साल में, जो कि कन्विक्ट है। तो भाजपा का चरित्र कैसा है पूरा देश जानता है। कठुआ में
क्या हो रहा था? जिसने बलात्कार किया था बच्ची का, उसके समर्थन में भाजपा के नेता रैली निकाल रहे थे। तो अगर कोई भी काम हो रहा है, जेएनयू ने भी ऑर्डर जारी किया है कि उसकी जांच बिठाई है, और अगर जांच में पाया जाएगा उस पर एफआईआर होगी। जो गलत कर रहे हैं उसके लिए कानून है, पुलिस है, लेकिन पुलिस तो में फेल होती दिख रही है। ठीक है जावेद साहब, मैं संदीप चौधरी जी के पास जा रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संदीप जी, आपका क्या मंतव्य है? आपको क्या लग रहा है, बीजेपी वाला पक्ष आपको बेटर लगता है या जावेद भाई जो बात कह रहे हैं वो तर्क ज्यादा आपको प्रोमिनेंट लग रहा है? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने अपने तरीके से अपनी बात रखी है, अमित जी, उनकी बात सही है। और जो कांग्रेस प्रवक्ता है, इन्होंने भी अपने तरीके से अपनी बात रखी है। ये कह रहे हैं कि जिसने गलत किया उसके साथ एक्शन होना चाहिए, पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में राजनीति की जैसे होड़ सी लग गई है। मतलब स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेगा, उसको राजनीति करने का खुमार सा वो चढ़ जाता है उसके ऊपर। और इसमें बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, हार्दिक पटेल को आपने सुना होगा, अमित शाह और मोदी जी को पानी पी पी के कोसते थे। ये जो कपिल मिश्रा अभी बोल रहे थे, इन्होंने ऐसी भाषा और ऐसे ऐसे आरोप अमित शाह और मोदी जी पर लगाए जो आज तक किसी विपक्ष वाले ने भी नहीं लगाए होंगे। सेना जो शहजाद पूनावाला बैठे थे, ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे बीजेपी से पहले, और ये बीजेपी को और मोदी जी और सबको पानी पी पी के कोसते थे। तो मैं तो ये देख रहा हूं, अगर वो हमला कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में कई जगह इलेक्शन है, बीजेपी के ज्वाइन भी कर सकते हैं और बीजेपी के टिकट से वो लड़ भी सकते हैं। लेकिन ये मैं मानता हूं, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो, चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो, चाहे राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोगों की लिस्ट निकालनी चाहिए हमें जिन्होंने सब प्रधानमंत्रियों की हिंदुस्तान के बेइज्जती की है, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, और उनकी लिस्ट एक प्रचारित होनी चाहिए और उनको सभी पार्टियों को अपनी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई चीजें आएंगी तो मेरे ख्याल से सभी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे और अपनी जो भाषा है उस पर भी वो संयम बरतने का काम करेंगे। बाकी देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हिंदुस्तान में चलती है। जब विपक्षी सरकार आएगी तो बीजेपी नेता भी उनको छोड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से खींच करके लाएंगे, और ये चीजें हमें लगातार देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जब दिल्ली का चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल जो भी सत्ता में होता है उसको किस तरीके से घेरा जाता है, कैसे उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। फिर बिहार के चुनाव आपने देखा, बिहार में किस तरीके से विपक्ष में लालू यादव को किस तरीके से घेरा गया। अब हाल ही में आने वाला चुनाव बंगाल का है, अब ममता बनर्जी निशाने पर रहने वाली है। तो अमित जी, हमारे देश की राजनीति का एक रंग है जिसे हम और आप इंजॉय भी करते हैं और उस पर डिबेट्स भी करते हैं। ठीक है, अब मैं आलोक पांडे जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी, ऐसा लगता है जेएनयू में सब चीजें बहुत सुनियोजित होती हैं। ऐसा लगता है कि देयर इज समबडी हु इज प्लानिंग एवरीथिंग, देयर इज समबडी हु इज इन्फ्यूजिंग, और कोई कैटलिस्ट की तरह भूमिका जरूर अदा कर रहा है। नहीं तो एक स्टूडेंट रात को 10 बजे, मैं तो जेएनयू कैंपस को बहुत अच्छे से जानता हूं, खाना खाने के बाद जेएनयू कैंपस का माहौल अलग होता है, दिन में माहौल अलग होता है, रात को बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरीज 24 घंटे खुली होती हैं हमारे यहाँ जेएनयू में, और एक बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ जेएनयू में एक अलग पौध की एंट्री हुई है। हम एंट्रेंस तो इक्वल देते हैं, बच्चे इक्वल आते हैं, लेकिन वहाँ दाखिले के बाद अपने अपने सारी स्ट्रीम बढ़ जाते हैं। हम जब एंट्रेंस दे रहे होते हैं तो सारे एक जैसे हमें लगते हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज में दाखिला होता है अपने आप स्टूडेंट बंटने लगते हैं। लाल सलाम, पीला सलाम, काला सलाम, भगवा सलाम, ये शुरू हो जाता है। और जेएनयू में जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा है, लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंट हो गया है। और ऐसा लगता है कि किसी को डर नहीं है, किसी को भय नहीं है कि भाई आप देश के संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। जैसे कि जावेद भाई कह रहे हैं कि रिएक्ट करना संविधान ने हक दिया है, सवाल पूछने का संविधान ने हक दिया है, तो भाई पहले आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाइए, खूब सवाल पूछिए। अरे जो बीजेपी राहुल गांधी को जवाब नहीं दे रही है, ये 22 साल, 24 साल, 26 साल के बच्चों को जवाब देगी जो कैंपस में पढ़ रहे हैं। अरे बीजेपी बहुत मोटी चमड़ी की है। जब वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं साध पा रहे हैं उनको, तो ये कैंपस के स्टूडेंट क्या साधेंगे? मुझे तो हंसी आ रही जावेद भाई की बात सुनकर कि सवाल का जवाब बीजेपी नहीं दे रही, तो चलो स्टूडेंट ही पूछ लें सवाल। अब मैं आ रहा हूं संदीप भाई, मैं आपके पास अमित भाई, देखो जो आप कह रहे हैं वो मुझे उस पर आपत्ति है, मोटी चमड़ी की है। मेरा कहने का मुहावरा है संदीप जी, संदीप जी, एक मुहावरा है ये एक मुहावरा है। अमित जी, जवाब उसकी बात का दिया जाता है जो लॉजिकली हो, जो कोई कायदे की बात कर रहा हो, कायदे का प्रश्न पूछ रहा हो। क्योंकि हम प्रश्न काल में बैठे तो आपने हमसे जो प्रश्न रखे हैं 5, तो उनका जवाब देना बड़ा मजा आता है। मगर ठीक है, कोई एवे सवाल पूछा जिसका कोई तर्क ही नहीं है, तो क्या ही जवाब दिया जाए? उसको सवाल देने का जवाब का कोई फायदा नहीं। संदीप वर्मा जी, आलोक जी बोलेंगे। आलोक पांडे जी, नाउ इट्स योर टर्न। आलोक पांडे जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आलोक भाई, मुझे लगता है मुझे सबसे बाद में नंबर मिला है, थोड़ा सा मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं सारे पक्षों के बाद आपके पास आया हूं कि आपका एनालिसिस सुनना है मुझे। आलोक जी,
देखिए मेरा मानना है कि देखिए एक समझौता होता है, तो कांग्रेस और लेफ्ट में समझौता हुआ आजादी के बाद। क्या समझौता हुआ कि राजनीति कांग्रेस करेगी और दिमाग लेफ्ट गवर्न करेगा इस देश का। तो यहाँ पर शिवाजी को लुटेरा कहा जाता है। आप पढ़िए लेफ्टिस्ट किताबों में, शिवाजी लुटेरा था, अत्याचारी था, और जो बाबा राय वो मात्र लुटेरा था और प्रिंस चार्मिंग था। तो जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री बाबर को प्रिंस चार्मिंग कहता है तो इस देश की नींव ही टेढ़ी डाल दी गई। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को सीधी नींव रखनी थी, उस आदमी ने नींव टेढ़ी कर दी। मकान टेढ़ा ही बनेगा, अब फिर खोद के हमें नया सीधा करना है मकान को। ये टेढ़े नींव के प्रोडक्ट हैं जेएनयू वाले। राइट। आप वहां पढ़ने गए हैं, आप अगर पॉलिटिक्स में आना है कांग्रेस ज्वाइन करिए, लेकिन आप स्टूडेंट रह के देश के संसाधनों का पैसा जो कुर्दी में लगना चाहिए, कानपुर में यूनिवर्सिटी में लगना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा जेएनयू खा जाता है। अगर जेएनयू से ऐसे ही प्रोडक्ट भी निकलते हैं, मैं मानता हूँ 10% प्रोडक्ट में ऐसे निकलते हैं, तो बिल्कुल मुझे ऐसा वित्त मंत्री दूसरी जगह निकल आएगा। डीएवी से अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा क्या? केवल जेएनयू से ही पढ़े बनते हैं। कानपुर डीएवी से भारत का प्रधानमंत्री निकला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो ऐसा नहीं मोदी क्या जेएनयू के पढ़े हैं क्या? अमित शाह क्या जेएनयू के पढ़े हैं क्या? तो इसलिए मुझे लगता है कि जेएनयू को प्राइवेटाइज करने का समय आ गया है। इसको खुद अपना पैसा दे, सरकार के पैसे लेकर के, और सरकार को गाली देना। देखिए मोदी एक व्यक्ति नहीं है आज की डेट में, मोदी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं उसी का पैसा खा करके, उसी सरकार को। अब आपको सरकार से भी असंतुष्टि है, आपको सर्वोच्च न्यायालय से भी असंतुष्टि है, तो आप एक असंतुष्टों का गैंग है जो चाहते हैं ये तो मेरी चलेगी या किसी की नहीं चलेगी, ये तो तुम मेरी है नहीं तो किसी की नहीं है। ऐसे देश तो नहीं चलेगा। भारत कोई प्रेमिका है क्या जो आप ऐसे कहोगे ये तो मेरी है नहीं तो किसी की नहीं है, हम आपकी हत्या कर देंगे। आप बोल क्या रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय के उस अधिकार पर हमला कर रहे हैं। आप कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब अफजल गुरु की फांसी हुई थी, इस जेएनयू ने क्या किया था? क्या नारा दिया था? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन कातिल? कौन कातिल? सुप्रीम कोर्ट। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। 99 सांसद इस देश ने दिए उनको, क्या अच्छे विपक्ष, ताकतवर विपक्ष बनिए। आप क्या करते हैं? जब सदन चल रहा होता है, आप एक देश जाते हैं, वहां देश के शत्रुओं से मिलते हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, ऐसे लोगों से तो देश को परेशान करते हैं। आप भारत में आपकी हैसियत नहीं है कि आप भारत के पार्लियामेंट के अंदर बोले, वो आपको कमजोर लगता है। आप विदेश में जाके बोलते हैं भारत के खिलाफ, और क्या बोलते हैं? एक मैं आपको बयान कोट करता हूं कि पश्चिम आकर के, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, पश्चिम आकर के, अमेरिका आकर के भारत की डेमोक्रेसी को रिस्टोर करे, हस्तक्षेप करे। ये क्या है? तो राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे ये प्रोडक्ट है जो ये देश के लिए एक मतलब दो चीजें हैं, या तो ये मस्खरे हैं और या फिर ये सोची समझी साजिश है जो अमेरिका से लेके, बांग्लादेश से लेके और भारत तक आती है। उसमें जेएनयू भी शामिल है और सरकार से नेता बीजेपी बैठे हैं। मैंने बहुत जावेद भाई मैं आपके पास होंगे, एक ब्रेक के लिए जाऊंगा, इनके जवाब के बाद फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। जावेद भाई आ रहा हूं। जी आलोक जी। जेएनयू को प्राइवेटाइज कर दीजिए। अगर आपको भारत विरोधी गतिविधियां चलानी है तो वो पैसा गरीब मेरे कानपुर की डीएवी में लगना चाहिए ना, कानपुर यूनिवर्सिटी में लगना चाहिए। जेएनयू को इतना पैसा क्यों मिले? और वहां से 10, फिर रिपीट करता हूं, रिपीट, अगर 10% लोग भी राष्ट्रद्रोही निकलते हैं तो जेएनयू को या तो बंद कर दीजिए या उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, अपना पैसा खर्च करिए और फिर राष्ट्रद्रोह करिए। कानून जो आपको काम करता हो करेगा। लेकिन ये जो असंतुष्ट लोग हैं, जो भारत की न्यायपालिका से भी संतुष्ट नहीं है, जो भारत की विधायिका से भी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे ही नहीं चलेगा भाई। आपको मोदी से दिक्कत है, ओके, अब सर्वोच्च न्यायालय से भी दिक्कत है, तो जो आपके हिसाब से न चले, आपको सभी से दिक्कत है। ऐसे देश नहीं चलता, आप इस तरह से देश को नहीं चला। ठीक है, आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, संदीप वर्मा जी मेरे साथ है, जावेद साहब मेरे साथ है, संदीप चौधरी जी हैं, आलोक पांडे जी हैं। प्रश्नकाल में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में ये जान और समझना बहुत जरूरी है, क्या जेएनयू जैसे कैंपस पाकिस्तान समर्थित लोगों के लिए, देश विरोधी लोगों के लिए, आतंकवादियों के लिए, देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने वालों के लिए एक सेफ हेवन बन गया है। और जो कुछ देश में हो रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कर रहा है, ये किसके आदेश पर हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी पड़ताल करेंगे। प्रश्नकाल में वक्त ब्रेक का, जल्द लौटने कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। संदीप वर्मा जी मेरे साथ है, बीजेपी के नेता है, जावेद अंसारी साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, संदीप चौधरी जी हैं,
पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आलोक पांडे जी हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बड़ा सवाल अब ये है कि जो जेएनयू में हो रहा है, मैं संदीप वर्मा जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगा जावेद भाई से। संदीप वर्मा, जो जेएनयू में हो रहा है वो डीयू में क्यों नहीं हो रहा है, वो बीएचयू में क्यों नहीं हो रहा है, वो कानपुर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो रहा है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो रहा है, दुनिया भर के बड़े कैंपस हमारे पास हैं देश भर में, वहां पर ये नैरेटिव क्यों नहीं होता है? वहां पर भी अलग अलग जाति के, धर्मों के, व्याख्यानों के, अलग अलग सोच के, पॉलिटिकल थॉट्स के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। वहां भी एक दूसरे के खिलाफ लोग रहते हैं, थॉट को लेकर, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को लेकर, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, असहमति सब में रहती है। लेकिन जेएनयू का एक अलग ही हवा बना रखा है, और ये कुछ सेट ऑफ पीपल हैं दोज हु डज दैट। ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं। जेएनयू में बहुत सारे मेरे जानने वाले एक्स स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर एंड टीचर्स हैं, वो कहते हैं भाई जिन बच्चों को पढ़ना पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, जाते हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है, खुश रहते हैं। लेकिन ये 100 बच्चों में 30 बच्चे, 25 वैसे बच्चे इतने रेडिकलाइज कैसे हो जाते हैं जो देश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, न्याय व्यवस्था के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोलने लगते हैं? ये कौन इनको फंड करता है, कौन इनको रेडिकलाइज करता है, कहां से ये फीडिंग हो रही है? संदीप वर्मा। अमित भाई, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। इसका भी जवाब दूंगा और विचारधारा को लेकर भी उसका जवाब दूंगा। पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। ये एक पौध है अमित जी, जो जिसकी जड़ें हैं ना अब से नहीं है, वो जब से ये भारत आजाद हुआ, जब से ये बना, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग और वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप यकीन मानिए इस बात को। अभी आलोक जी भी बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब 100 में से 30 नहीं है। आप ये आंकड़ा 100 में से 30 का 20 का नहीं है, 100 में से मुश्किल से 5-7 लोगों का आंकड़ा है ये, 5% 7% लोग। मगर जब ये बोलते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये बात जाती है। मगर जो आप एक पूछ रहे हैं कि ये हर एक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं जेएनयू की, वो ऐसे ही निकली हैं और ये आसानी से दबने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ इस तरह के लोग, और ये प्लांटेड हैं, आप यकीन मानिए, ये प्लांटेड लोग हैं जो कहीं ना कहीं से इन्हें यहां भेजा जाता है जेएनयू में, और एक इस तरह का मतलब इस तरह की चीजें चलाते हैं जिससे इस देश को तोड़ने की कोशिश करें, इस देश को अराजकता की तरफ फैलाएं। और जैसा आलोक जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और जैसा जावेद जी बोल रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं होती है मैं उसका भी बताता हूं। इनोसेंट लोग माना जाता है विद्यार्थियों को। कोई भी सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना नहीं चाहती कि उनके जीवन पे धब्बा लगे, मगर यदि ये ज्यादा करते हैं तो वही हाल होता है जो खालिद का हुआ, शर्जील का हुआ। तो ये लोग इस तरह की बार बार हरकत करेंगे या ये रडार पे आएंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगर फिर भी सरकार या कोई भी प्रशासन बचता है कि इन लोगों की जिंदगी खराब ना हो, उन्हें थोड़ा सा समय दिया जाए। मगर ये लोग नहीं मान रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो जेएनयू में आगे जो चलाने का तरीका है या किस तरह करना चाहिए सरकार को, उसके बारे में सोचेगी और कहीं ना कहीं इस पे इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि इस तरह के लोग मुफ्त की रोटी तोड़ के या सिर्फ इसमें एक बार एडमिशन लेके पूरे जीवन अपने या जितने 15 साल मौज मस्ती संदीप कर रहे जी, हैं। पहले ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर किया, फिर वहीं से पीएचडी की, और पीएचडी 5 साल में पूरी नहीं हो पाई तो फेलोशिप लिया, वो 5 साल की पीएचडी 8 साल हो गई, 10 साल हो गए। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि 15 साल जेएनयू कैंपस में रहते हैं वो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको इसका पूरा ज्ञान है यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये है, और यही चीज है कि चला रहे हैं अंदर बैठे बैठे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हम लोग इस बात कर रहे थे कि इन्हें अपनी पढ़ाई के बाद अपनी डिग्री लेकर कहीं जॉब पे या कहीं इस तरह का, मैं एक अमित जी एक बात और कहूंगा। मैं रात एक मूवी देख रहा था, नाम नहीं लूंगा उसका। उस मूवी में एक व्यक्ति आतंकी बन जाता है, जिहादी बन जाता है, और वो ये कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग करके अच्छी नौकरी करता, अपने परिवार को पालता, हंसी खुशी रहता, मगर मैंने तो तेरे चक्कर में भाई आके मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी, जो मैं जिहादी बन गया, आतंकी बन गया। तो इन लोगों को ये समझ नहीं आता है। इनका लोगों को ध्येय ये है कि कहीं ना कहीं हम इस देश को नुकसान पहुंचाएं, इस देश में अराजकता लाएं, और जो कि ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो सरकार है वो अपने बहुत तरीके से चल रही है और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी इन्हें अवमानना कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा मानना यह है अमित जी, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जावेद भाई, आप अपनी बात रखिएगा। एक सवाल मेरा ये भी है कि शर्जील और जावेद जैसे लोग, ये इनका भी ताल्लुक जो है सरोकार जेएनयू कैंपस से रहा है, ये एक्स स्टूडेंट रहे हैं जेएनयू कैंपस के,
तो कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई, उसके बाद भी दिल्ली दंगों में इनके प्रॉपर वीडियोज़ हैं। जावेद भाई, इनको ज़मानत इसलिए नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दी, इसकी वजह ये थी इनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, इनकी प्रीचिंग और ये जो बातें कर रहे थे उसके बाकायदा वीडियो हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स न्यायालय ने यह भी कहा कि 1 साल तक ये ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोचिए जावेद भाई, कितना सेंसिटिव इशू रहा होगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कभी बायस नहीं होता इन मामलों में। उन्होंने कुछ लोगों को जमानत दी ना, अगर नहीं देना होता तो किसी को नहीं देते सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत कुछ लोगों को दी, नहीं देना होता तो किसी को नहीं देते। तो इनको जमानत क्यों नहीं दी गई, ये ऑन एयर में नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, लेकिन आप वो प्रीचिंग, वो वीडियोस आप देखेंगे जावेद भाई, तो आपको लगेगा कि इनको जिंदगी भर जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जावेद भाई, देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हम सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, मैं इंडिया का भी लॉयर हूँ, इंग्लैंड का भी लॉयर हूँ, वेल्स का लॉयर हूँ, 3 कंट्री का लॉयर। तो मेरा सवाल ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने किसको अंदर रखा, किसको बाहर रखा, इस पे तो मुद्दा ही नहीं है जी। अभी मुद्दा जो आपका है कि 15 साल तक बच्चे वहां पे पढ़ते रहते हैं। हाँ। तो इसका मतलब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फेल हो गई। 10 साल से तो मोदी जी हैं, 11 साल से। तो भाई आप तय कर दीजिए 5 साल के अंदर पीएचडी नहीं है तो आपकी 0। क्यों दूसरे स्विच कर रहा है बच्चा कोर्स में? बीए होगा 3 साल में, होगा 4 साल में कर दीजिए। बट कोर्स के मानक तो होंगे ना, रूल्स रेगुलेशन कौन फ्रेम करेगा? वो तो सरकार करेगी ना, सरकार करेगी, बिल्कुल सरकार करेगी। तो ये इसका मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो मोदी जी ने बनाई, वो फेल हो गई। तो किसका 10 साल से तो 11 साल सरकार की गलती है सारी। नहीं तो किसको सवाल पूछेंगे आप? सही बात, किसको सवाल पूछेंगे? और पांडे जी जो कह रहे थे कि इसको प्राइवेट कर देना चाहिए, मोदी जी ने 11 सालों में ये तो प्राइवेट किया है, देश की संपत्ति बेची है। कुछ और तो हुआ नहीं है देश में। कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो ढंग की यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनाई हो, खड़ी कर दी हो कि भाई संस्कृत यूनिवर्सिटी है, हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, हमारी कोई साइंटिफिक यूनिवर्सिटी है। अनुच्छेद 51 है जो है संविधान का, वो क्या कहता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना चाहिए। यहाँ तो गोबर खाने वालों की वकालत कर रहे हैं बीजेपी के लोग। तो साइंटिफिक टेम्पर कहाँ बढ़ा? जो प्रधानमंत्री खुद कह रहा है बादलों में रडार की थ्योरी दे रहा है, नाले से गैस बना रहा है, ये साइंटिफिक टेम्पर बढ़ा देश में? हम किस गर्त में चले गए देश को लेकर? और आज की सवाल ये है कि बच्चे, जावेद जी आप तो वकील हैं, मैं अमित जी ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ गिनवाने पे आऊंगा तो मेरे ख्याल से ये डिबेट, अगली डिबेट, उससे अगली डिबेट पड़ जाएंगी। इतने काम में गिनवा सकता हूँ, ठीक है? और कहो तो मैं प्रदेश में गिनवा सकता हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ कितने काम हुए। कोई दिल्ली में साफ हवा नहीं दे पा रहे हो आप लोग, दिल्ली में साफ हवा नहीं दे पा रहे हो, और इंदौर में 17 लोग पानी से मर गए। जावेद भाई, यदि ऐसे में गिनवाने पे आऊंगा, वो बहुत दुखद मामला है, साफ सुथरी सिटी है, वो बहुत दुखद मामला है। मगर आपकी तरह कश्मीर में 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पंडित मरे, वो आपकी सरकार मरे, उसे ध्यान होना चाहिए आपको। दिल्ली दंगों में सरदारों के साथ क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ये एक हादसा है, ये तो सोची समझी साजिश है जो आपके समय में, जो कांग्रेस के समय में हुई। ये तो सोची समझी साजिश है जो कांग्रेस के समय में हुई है। मैं 2 गिनवा रहा हूँ, मैं और 20 गिनवा सकता हूँ। मगर कहीं ना कहीं आप जिस मुद्दे में बात करें उस पर करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी होगी आपके लिए। नहीं तो मैं इतनी चीजें गिनवा दूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। आप मुझे बताइए 1990 में कश्मीर में किसकी सरकार थी? आप मुझे बताइए दिल्ली में किसकी सरकार थी जब सरदारों के साथ ये हुआ? आप बताइए ना मुझे किसकी सरकार थी? आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैं तो बहुत उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है जावेद, यदि कहीं भी एक जान जाती है, किसी भी कारण जाती है, वहां दोषी को सजा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में कहीं भी हो। मगर कहीं ना कहीं जावेद भाई वो विषय नहीं, आप इंदौर पे डिबेट नहीं कर। जावेद भाई माफी चाहता हूं, इंदौर पे डिबेट नहीं कर रहे, इस पर हम डिबेट कर चुके हैं। संदीप जी, वी आर नॉट डिस्कसिंग इंदौर, सॉरी, वेरी सॉरी जावेद भाई, वो मसाइल नहीं है, उस मसले पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। संदीप चौधरी जी, मुझे एक बात बताइए, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या आपको कभी ये लगा कि जेएनयू कैंपस में जो नैरेटिव्स हैं, जो बच्चे बातें करते हैं, वो स्टूडेंट की ज़बानी नहीं है? स्टूडेंट कैसी बातें करता है? आप भी स्टूडेंट रहे, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। एक छात्र कैसी बातें करता है, चाहे वो मास्टर्स का हो, वो ग्रेजुएशन का हो, वो पीएचडी का हो, ये छात्रों की भाषा नहीं है। संदीप चौधरी जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए अमित भाई, आपके सवाल पे आऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे संदीप जी और जावेद जी की डिबेट देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फाइट करते हैं, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो जेएनयू के मामले में है, अभी आपने देखा संसद में एक बिल पास हुआ, वो मनरेगा था, वो जी राम जी हो गया है। वो जी राम जी होने के बाद वो मनरेगा बहुत अच्छे से काम करने लगा है।
तो देखिए, आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम लिया, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। पास में जाटों के गढ़ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, वहां प्रॉब्लम कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है। वहां नहीं है दिल्ली प्रॉब्लम, में डीयू है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर हम जेएनयू का नाम या तो महाराणा प्रताप के नाम पे रख दें या पृथ्वीराज चौहान के नाम पे रख दें या अटल जी के नाम पे रख दें, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी चलने लगेगी। राजनीति में कई बार नाम भी बड़े इशू बन जाते हैं, आपको मेरी बात पे यकीन करना पड़ेगा, ये चीजें होती हैं, ये हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं, और जो हमारे छात्र हैं, मैं कहना चाहता हूं, जैसे जावेद जी ने भी एक दो का नाम लिया, संदीप जी ने भी एक दो का नाम लिया, कि हमारी निर्मला सीतारमन जी यहाँ से निकल के आई हैं, हमारे जो विदेश मंत्री है वो जयशंकर साहब वहां से पढ़े हुए हैं सर, कुमार हाल ही का उदाहरण है, कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके हैं, राइट, और बन चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राजनीति करने के चक्कर में कईयों की बलि चढ़ा देते हैं। उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि गम उनका नहीं जो मौज के मारे बीच समुद्र डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। ऐसे दो चार लोग तो नेता बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं कितने लोगों का भविष्य खराब हो जाता है, कोई जेलों में चला जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, कोई दंगे में मारा जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत सावधान रहने की जरूरत है और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद भी आप लीडर बन सकते हैं। ठीक है आलोक पांडे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक मेरा जानने वाला मेरा मित्र था, उसने प्री निकाल लिया यूपीएससी एग्जाम्स के, जेएनयू का ही था, प्री निकाल लिए उसने, 2 बार प्री निकाला, और उसके बाद वो मेंस के लिए हमें लगता था कि वो मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लेगा, लेकिन उस पर क्रिमिनल केस हुआ, जेएनयू में लड़ाई हुई, एक स्टूडेंट की हत्या हो गई मुनीरका में, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस लग गया, उसका करियर तबाह हो गया, चाय की दुकान पर बैठा हुआ है वो, बिहार का वो स्टूडेंट था, और वो हमारे क्लास में, हमारे कैंपस का, हमारे बैच का सबसे मेधावी छात्र था वो, और हमें लगता था कि उसके लिए आईएफएस सर्विसेज मिलना बहुत आसान है, वो चुटकी में आईएफएस बन जाएगा और इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, मेंस क्रैक कर लेगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ, आवेश में आकर उसने मारपीट कर ली, चोट लग गई एक महिला को, और बहुत सारी चीजें उसमें हुई। तो ये शिकार लोग होते हैं। और जेएनयू कैंपस में भी आप कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, इससे पुराने एग्जाम्पल ले लीजिए, जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो क्रक्स था, जो एलेक्जर था जेएनयू का, वो इन चीजों में मुफ्तला हो गया। और कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं और हमारे कैंपस को दूषित कर रहे हैं। तो क्या ये टाइम आ गया कि जेएनयू कैंपस के प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए? ये टाइम आ गया आलोक भाई, आपको लगता है? देखिए अमित, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। पहला ये कि भाई जो बच्चा 18 साल के ऊपर का हो गया वो इतना इनोसेंट नहीं है, वो बाय चॉइस ये काम करता है। पहला वो खुद दोषी, राइट, पहला कोई दोषी नहीं, वहां और इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं करते, ये कुछ ही क्यों करते। दूसरा, ये कुछ बड़े खतरनाक हैं, ये नमक है, बाकी सब शक्कर है, शक्कर ज्यादा मिलानी पड़ती, ये नमक है, बड़े खतरनाक है। और ये जो 5% लोग कह रहे हैं ना, मैं नहीं मानता, ये 5% 25% समर्थन करने वाले हैं, 30% है कम से कम। आपको बिल्कुल सही अनुमान है अमित जी, ये संदीप वर्मा जी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे, ये 30 है, 5 आगे रहते हैं, 25 छुप के रहते हैं, कमजोर पीछे से हमला करते हैं। ये स्लीपर सेल है, जेएनयू में क्यों? ये स्लीपर सेल है जेएनयू का। वहां अगर बच्चे ऐसे हैं तो टीचर भी दोषी है, राइट, वहां दोस्त वो जो छुपे हैं कमरे के बीच में, वहां की वो टीचर, वहां का वो कोच, राइट, वो भी है दोषी, राइट। वो टीचरों का एक विंग है लेफ्ट समर्थन, वो विंग बच्चों को आगे करता है, बच्चे जोश में आते हैं, उनको लगता है कि इससे करने से मीडिया में आज खुश हो रहे होंगे ना, पूरी नेशनल मीडिया उन पर बात कर रही है, वो ये खुशी मना रहे हैं। कल नेशनल मीडिया दूसरे भी बिंदु पर बात करेगी, हम दूसरे बिंदु पर बात कर रहे होंगे, तुम कहां जाओगे, तुम्हारा क्या होगा? नेशनल मीडिया में एक बार ध्यान अटेंशन करने के लिए तुम उनके हाथ के खिलौने क्यों बनते हो? मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये लोग बोल रहे हैं, आप सोचो, कोई तो लॉजिक हो, जेन्युइन लॉजिक का स्थान होना चाहिए। इस देश में कभी भी आलोचना का स्थान नहीं बंद है। भारत के प्रधानमंत्री को, इस समय के प्रधानमंत्री को जितनी गाली मिलती है, भारत के किसी प्रधानमंत्री को उतनी गाली मिली होती तो वो सारे लोग जेल में होते। और जवाहरलाल नेहरू ने आलोचना करते पर भी जेल भेजा है, ये उदाहरण मिलते हैं, बुराई करने पर उन्होंने जेल भेज दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रधानमंत्री ने ये बर्दाश्त किया है, लेकिन ये बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। भारत के प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं, बर्दाश्त है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी आप बुरा कह रहे हैं, और आप तथा क्यों स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट कितना दिया जाए। राष्ट्रद्रोही स्टूडेंट नहीं हो सकता, और स्टूडेंट कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। ये दोनों, अगर स्टूडेंट की खाल में राष्ट्रद्रोही छुपे हैं तो हमें
उनके साथ भी उसी कठोरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, Fair enough. कल बर्बाद होता हो, आज बर्बाद हो जाए, जो इस देश के मैं आ रहा हूं संदीप भाई आपके पास भी आ रहा हूं। जेएनयू में बैठ के अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपके साथ न्यायिक कार्यवाही हो। लेकिन इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय भी दोषी है। अभी की एक बात और है, इसके सर्वोच्च न्यायालय भी दोषी है। बहुत बार वो इतना लीनियर हो जाता है स्टूडेंट की तरफ कि भारत को तोड़ने की बात कहते हैं तो कहते नहीं बोले तोड़ा थोड़ी ना, चलो कहा है। तो बहुत बार सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणियां, ऐसी जमानते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय को समझ में आ रहा होगा कि इनको जो थोड़ा सा 19 के तहत बोलने की आजादी दी गई थी, उसमें आज सर्वोच्च न्यायालय पर भी उन्होंने खुलकर हमला किया है। ये एक चेतावनी बिंदु है, इसे अमित जी इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये चेतावनी बिंदु है, सरकार को, न्यायालय को चेतना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, वरना ये देश के लिए खतरनाक। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं, मैं सभी गेस्ट के पास बारी बारी से जाऊंगा। जावेद भाई आपसे एक सवाल भी था मेरा कि एक तो स्टूडेंट देश विरोधी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये विरोध करने का एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट पर आप विरोध कर रहे हैं। कुछ नियम देश में ऐसे हैं जो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। देयर इज नो वे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो कानून और संविधान से बड़ा है भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के बेहतर पालन करने का एक डिवाइस है हमारे पास, एक हमारे पास वो एक मशीनरी है, एपेक्स बॉडी है। आप उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। जावेद भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो उसको कॉग्निजेंस लेगा, केस फाइल होगा, कंटेम्प्ट लगेगा, 6 महीने के लिए जेल में जाएंगे बच्चे, उनको भी मौका मिलेगा। जावेद भाई 6 महीने नहीं, देखिए अप्रैल में एग्जाम है। जावेद भाई अप्रैल के बाद मई में एग्जाम होते हैं जेएनयू के सारे सेमेस्टर्स के, और जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं। अभी जनवरी फरवरी में जो लड़का जेल चला जाएगा, जो महिला जेल चली जाएगी देश विरोधी नारे लगाने में, वो क्या पढ़ेगी, वो क्या अटेंडेंस लगेगा, वो क्या उसके पास सब्जेक्ट प्रिपरेशन होगी, वो क्या एग्जाम देगा? साल तो खराब है। इस समय अगर एफआईआर होती है जावेद भाई, अभी जनवरी फरवरी में अगर एफआईआर होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो ये साल खराब है स्टूडेंट का। ये बात आप समझ लीजिए, तो वो बिल्कुल खराब है। कोई ये कह दे कि एफआईआर हो जाए जनवरी में और मई में एग्जाम दे दे, नहीं हो सकता एग्जाम मई में, उसका वो नहीं दे पाएगा एग्जाम। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिसने गलत किया उसको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सही तो आप लोग तो उकसा रहे हैं ना भाई, आप तो उकसा रहे हैं, खंडन करने के बजाय आप उकसा रहे हैं। दिस इज द वे टू रिएक्ट, दिस इज वे टू, आप उसके खिलाफ बोलने का एक तरीका है। आप तो उकसा रहे हैं ना स्टूडेंट को। आपने ये कहा कि भाई कैंपस में पढ़ाई करिए, ये सब मत करिए। आप संसद में आप हैं, सवाल पूछ लेंगे जावेद भाई, आप संसद में सवाल पूछने के लिए हैं। इस बात देखिए, अभी पांडे जी ने क्या कहा, 18 साल का बच्चा एडल्ट होता है, वोट कर सकता है, आर्मी में जा सकता है, तो कोई किसी को उकसा नहीं सकता है। अगर उकसा रहा है तो उसको भी लपेट ले सरकार, उसको भी लपेट ले सुप्रीम कोर्ट। कानून का राज है ना अभी देश में। और बार बार जो पांडे जी कह रहे थे देशद्रोह देशद्रोह देशद्रोह, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के कानून को रद्द किया, स्क्रैप किया 2022 में, और कहा इस पे सब पे होल्ड लगा दीजिए क्योंकि सरकार ने इसका मिसयूज किया पिछले 10 साल में। और वो फिर क्या किया कि इस पे नया कोई प्रावधान लेके आए, नया कानून लेके आए, लेकिन उससे भी ड्रैकोनियन, उससे भी खतरनाक कानून लेके आए बीएनएस। जावेद भाई ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे सबके पास जाना है। ठीक है, पॉइंट टेकन। संदीप वर्मा, मुझे एक बात बताइए, जावेद भाई कह रहे हैं कि 18 साल का बच्चा वयस्क होता है, उसको कोई बरगला नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वर्मा साहब, उसमें मैं बताऊं, जो औसत एज है बच्चों की वो 20 से 26 साल के बीच होती है जो इन्फिल्ट्रेशन करके आते हैं। और ये सबसे पीक टाइम है इन्फिल्ट्रेशन का, फरवरी। वहाँ पर आतंकवादी दाखिल होते हैं बॉर्डर्स के पास से, और वो सारे 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे होते हैं। ये कौन कहता है कि आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, आप उनको बरगला नहीं सकते? किसी को भी बरगलाया जा सकता है, किसी का भी ब्रेन वॉश हो सकता है। 100% आप अमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी ताजा उदाहरण है हमारे सामने, जो अभी डॉक्टर वाला जो मसला हुआ फरीदाबाद में, देखिए वो डॉक्टरी कर चुके लोग हैं। हाँ, सब डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ी बात है, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं भाई। एक व्यक्ति जिसने 10 साल लगाए अपनी पढ़ाई में, हाँ। और वो सीधा मतलब किस उसमें आ गया, और वो आतंकी हमले में, और सीधा मतलब मानव बन गया। ये बहुत हैरानी वाली बात है। तो मैं जो कह रहा था 5% है, 6% है, वो लोग हैं जो उकसा रहे हैं, और जो लोग उकसाने में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग उकसाने में नहीं आते, कुछ आते हैं, जो आ जाते हैं वो इनके साथ लग जाते हैं, और जो नहीं आते वो अपनी पढ़ाई में लगते हैं। वही, हमें इस बात से मतलब नहीं है। और अमित जी एक मानना और है मेरा, जैसे कहा कि इन्होंने कि इनका हक है। अरे आपका हक है तो आप अपना एक लेटर पैड उठाइए, अपना एक लेटर लिखिए, अपने प्रशासन को लिखिए कि हमें ये इस बात पे आपत्ति है, और हमारा ये जेएनयू या हमारा जो कॉलेज है, ये हमारी बात आगे प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, या यहाँ के प्रशासन पे पहुंचाए।
आप वहां जाके कह रहे हो, सीधा सीधा आप कह रहे हो कि मोदी जी और अमित शाह को, ठीक है, ये मतलब आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो आपको यदि कुछ रखना है इस तरह की बात, तो अपने सांसद से रखिए, अपने विधायक से रखिए, अपने पार्षद से रखिए, जो उस क्षेत्र में आपके यहाँ है। आप अपने कॉलेज में है तो कॉलेज में रखिए, मगर यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। और मेरा मानना ये है, क्योंकि ये हो क्यों रहा है अमित जी, इसमें सीधे सीधे मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि इनके साथ कुछ लॉबी जो राजनीतिक है वो लगी हो। जैसे कांग्रेस, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, कांग्रेस यदि इन्हें इनकी तरफदारी ना करे, इनका पक्ष ना ले, तो इनकी कैसे हिम्मत हो जाएगी कि ये इस तरह के नारे देंगे? अमित जी मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। या कोई भी और पार्टी, लेफ्ट पार्टी हो, कोई भी हो, यदि इनके साथ खड़ी होगी और इनको जाके कहेगी कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, तो वो क्यों नहीं इस चीज को करेंगे? मगर जहां पे आपको करना है, आपको इसको देश को आगे बढ़ाना है, संदीप जी, अराजकता बढ़ानी है, विपक्षों का नहीं, तो मुझे चौधरी साहब के पास जाना है, एक उनका रिएक्शन में क्लोजिंग चाहिए। ठीक है संदीप बोरा, पॉइंट टेकन। चौधरी जी, आपने जो रास्ता बताया कि भाई नाम वाम बदल दिया जाए, नामकरण कर दिया जाए, चीजें बेहतर हो जाएंगी, उसके इतर आप चूंकि पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक गलती सरकार से कहां हो रही है कि इस तरह की पौध पनप रही है, इस तरह का जो फर्टिलिटी लैंड जेएनयू में मिल रहा है, सरकार कहां गलत है, कहां चूक हो रही है सरकार से? संदीप जी, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। देखिए अमित जी, मुझे लगता है सरकार से तो गलती नहीं हो रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेताओं के या राजनीति के या राजनीतिक दलों के प्रभाव में आ जाते हैं। उनके ऊपर एक शायर ने बहुत अच्छी 2 लाइनें कही हैं कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है, सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। तो इन बच्चों को ये ध्यान रखना है कि कहीं हम जल ना जाएं, और सियासतदानों के घर में तो उजाला होता रहेगा, लेकिन हमें अपना कैरियर भी देखना है, अपनी बैकग्राउंड भी देखनी है। जिन माँ बाप ने हमें उम्मीदों के साथ जेएनयू में भेजा, उनकी उम्मीदों को भी पूरा करना है। सर पे बच्चों के जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कुछ बच्चे बहक जाते हैं, कुछ को बहका लिया जाता है। इसके लिए विल पावर की जरूरत है। मुझे लगता है बच्चों को उनके जो प्रोफेसर हैं या पेरेंट्स हैं वो लगातार टच में रहे और सही से गाइड करें। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप वर्मा जी ने, बीजेपी नेता थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट पे आने के लिए। जावेद अंसारी साहब कांग्रेस से अपनी बात रख रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, आलोक पांडे जी भी राजनीतिक विश्लेषक थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल ये नहीं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सवाल ये है कि जिस बैकग्राउंड से, जिस प्रदेश से, जिस शहर से, जिस देश से आप आए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन सपनों के पीछे भागिए, उन सपनों को पूरा करिए। नेताओं के वक्तव्यों का, उनकी राजनीति का शिकार न बने। जेएनयू पढ़ाई के लिए दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उसका इस्तेमाल करिए पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने में, राजनीति करने में नहीं। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।